दोस्तों हमारे देश का सिस्टम ऐसा है कि जब किसी लड़के द्वारा किसी लड़की का रेप किया जाता है, उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार कर दिया जाता है, तो सारा समाज, सारा सिस्टम खड़ा हो जाता है। कानून भी अपने तरीके से अपना काम करती है। सब लोग कैंडल मार्च लेकर निकल जाते हैं। लेकिन क्या हो कि जब एक लड़की के साथ बुरा व्यवहार कर दे, उसके साथ दुष्कर्म कर दे और उसके बाद वो लड़का ना कहीं कह सकता है, ना किसी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, ना ही उसे समाज में कोई स्थान मिलता है और ना ही कोई उसकी इस बात को ही मानता है। अलबत्ता वो जहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज भी कराने की कोशिश करता है, तो उसे ही मज़ाक की नज़र से देखा जाता है। ये कहा जाता है कि ये तो है ही नामर्द, या इसके साथ रेप कैसे हो सकता है? या इसके साथ अगर रेप हो भी गया, तो ये इसके लिए एक अपॉर्च्युनिटी थी, ये एक इसके लिए मज़ा था, एन्जॉयमेंट था। काश हमें भी ऐसा मौका मिल जाता। इस तरीके से कह के उस लड़के के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है कि वो लड़का अपनी बात कहीं कह ही नहीं पाता और घुटता रहता है। आज ये इस तरीके की एक सच्ची घटना अब आपको बताने वाले हैं, जो आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जितनी बुरी तरह से लड़के लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, क्या लड़कियां भी उसी तरीके से लड़कों के साथ गलत कर रही हैं? क्या ये मेल डोमिनिस्टिक सोसाइटी अब फीमेल्स के लिए कुछ ज़्यादा ही लचीली तो नहीं बन गई है? या फिर फीमेल्स अब मेल्स का उस तरीके से शोषण कर रही हैं जिसे कहा ही नहीं जा सकता है? वेलकम टू द सच्ची घटना। दोस्तों हुआ यूं कि यूपी के एक शहर में रहने वाला एक लड़का 4 जून 2023 को मुंबई के एक सबर्बन एरिया तारदेव में पहुंचता है। तारदेव में पहुंचकर वो अपनी अंकल और आंटी के पास एक चौल में रहने लगता है। आमतौर पर चौल की ज़िंदगी जो होती है, वो बहुत लिमिटेड ज़िंदगी होती है। उसी में एक कमरे में ये लड़का भी रहना शुरू कर देता है। अब होता यूँ है कि ये लड़का जब अपनी चाची के पास, अपने अंकल के पास रह रहा था, तो एक रोज़ शाम को जब ये अपने घर पर आता है, आराम कर रहा होता है, तो रात को सोने के बाद इसकी चाची, इसकी जो आंटी होती हैं, वो इसके रूम में आती हैं और इसके रूम में आकर इसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करना शुरू कर देती हैं। हड़बड़ाकर ये लड़का उठ जाता है, इसे कुछ समझ में ही नहीं आता है कि शुरुआत में हुआ क्या? लेकिन जब इसकी आंटी जो होती हैं, वो उससे बार-बार ये कहती हैं कि कुछ मत कहो, चुप रहो और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और इस तरीके से जब वो उसे बताना शुरू करती हैं, तो वो लड़का इस चीज़ को अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हुए उनका विरोध करना शुरू कर देता है। वो ये कहता है कि उसे छोड़ दीजिए, इस तरीके का व्यवहार उसके साथ ना करिए, क्या कर रही हैं? आप ये इस तरीके से मेरे साथ क्यों कर रही हैं? लेकिन उसकी आंटी उसे डराते और धमकाते हुए ये कहती हैं कि अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कोई चर्चा की, तो मैं तुम्हें ही उल्टा फँसा दूँगी और तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूँगी। डरा-सहमा-सा एक नौजवान, एक नवकिशोर लड़का अपनी आंटी की इस बात को मानकर चुप हो जाता है और वो वहीं पर बैठा होता है। इसके बाद आंटी को जो भी मन करता है वो उस रात उस लड़के के साथ करती हैं और इसके बाद अपने रूम में जाकर सो जाती है। इधर वो डरा-सहमा लड़का इस बात को सोचकर घबराया होता है और अब एक बार जब इस तरीके की घटना घटी, तो अब ये आए दिन घटने लगती हैं। दोस्तों क्या बीती होगी उस लड़के पर जो बाहर अपने अंकल और आंटी के पास रहने के लिए आया था, कुछ करने और कुछ पढ़ने के लिए आया था। अब उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ हो रही थी, जिसे वो अपने घर पर भी बताने में शर्म महसूस कर रहा था। इसके बाद ये आए दिन का सिलसिला हो जाता है और ये इसके साथ बराबर इस तरीके से गलत व्यवहार कर रही होती है। आंटी की उम्र थी करीब 40 साल के आसपास और ये जो लड़का था, ये करीब 16 साल के आसपास का लड़का था, जो ठीक से अभी बालिग भी नहीं हुआ था। दोस्तों हुआ यूँ कि इसके बाद जब ये लड़का अपनी आंटी के व्यवहार से क्षुब्ध हो जाता है, चिढ़ जाता है और वो करीब धीरे-धीरे करके 4-5 महीनों से इस तकलीफ़ को झेल रहा होता है, तो एक रोज़ उसने ये तय कर लिया कि वो इस तरीके की ज़िंदगी अपने इस शहर में जीने के लिए नहीं आया था। इससे कहीं बेहतर उसका गाँव है, उसका शहर है, जहाँ पर जाकर वो कुछ भी कर लेगा। इसके बाद उसने ये सोचकर अपनी माँ को मुंबई से फ़ोन किया और उसकी माँ ने जब उसके साथ बातचीत करी और बातचीत करने के बाद ये फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो तत्काल उसकी उस आंटी ने उसकी फ़ोन को छीन लिया और फ़ोन को छीनने के बाद वो उसकी सारी कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करती हैं, जिसमें उसे ये पता चलता है कॉल रिकॉर्डिंग्स और कॉल रिकॉर्ड्स को देखकर उसकी आंटी ये समझ जाती है कि हो ना हो इस लड़के ने अपने घर पर सारी कुछ कहानी जो है वो यहाँ की बता दी है। ये शातिर आंटी इसके बाद यहीं पर नहीं रुकती है, वो इस लड़की को धमकाते हुए चुपचाप वहाँ से बाहर निकलती है और जाकर अपने एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, तारदेव पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करा देती है। वो ये कहती है कि दरअसल उसके ही घर में रहने वाला एक 20 साल का लड़का, जो कि उसके साथ करीब 4-5 महीनों से रेप कर रहा है, उसे डरा-धमका कर रखता है और उसे बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है।
और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे पति से भी मैंने छुपा कर रखी हुई हैं। अब इसने हद ही कर दी और इसलिए आज मैं ये कंप्लेंट दर्ज कराने आई हूँ। इस तरीके से जब एक पुलिस के पास एक महिला कंप्लेंट लेकर जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पुलिस भी महिला की ही बात को तवज्जो देती है। तत्काल उस लड़के को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन इधर जो लड़का था, वो डरा-सहमा, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। कुछ शुरुआती तफ्तीश में, कुछ शुरुआती जाँच में ये साफ़ हो जाता है कि दरअसल ये जो लड़का है, इसने कुछ नहीं किया है और वो जो महिला है, वो शातिर खिलाड़ी है, उसने सारा कुछ खेल रचा है। इधर जो उस लड़के की माँ थी, वो भी अपने बेटे की गिरफ्तारी की खबर सुनकर तत्काल उस मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। मुंबई जब वो पहुँचती है, तो पुलिस के सामने वो अपनी बेटे की सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स को पेश करती है। ये बताती है कि कैसे उस बच्चे ने अपनी माँ के साथ फ़ोन रिकॉर्डिंग में सारा कुछ किस्सा कह सुनाया। ये बताया कि उसकी चाची उसके साथ लगातार दरिंदगी कर रही है और उसकी इस इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो किसी से कह नहीं सकता, बहुत प्रेशर में है। इस तरीके से जब कॉल रिकॉर्डिंग्स को पुलिस के सामने पेश किया जाता है और उस औरत का मेडिकल मुआयना कराया जाता है, तो उसमें ये सिद्ध होता है कि दरअसल इस आंटी ने इस लड़के के साथ जबरन नहीं बल्कि अपनी सहमति से फिज़िकल रिलेशनशिप्स बनाए थे और इसके बाद आज वो इस लड़के को ही जबरन रेप की केस में फँसा रही है। दोस्तों उसके बाद उस लड़के को तत्काल थाने से ही झूठे आरोपों को सिद्ध हो जाने के बाद बरी कर दिया जाता है। पुलिस कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है और इधर वो जो आंटी थी जिन्होंने इस लड़के के ऊपर उसकी ज़िंदगी ख़राब करने के उद्देश्य से और अपनी झूठी इज़्ज़त को बचाने के उद्देश्य से एक एफआईआर दर्ज कराने का पूरा प्रयास किया था। पुलिस उल्टा एक उन्हें ही एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करने और झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए झूठे आरोप लगाने के एवज़ में एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों इस तरीके से एक लड़का अपनी ज़िंदगी बचाकर मुंबई शहर को राम-राम कर लेता है और हाथ जोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अपने घर पर आज वो लड़का एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है, अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है और पिछले ही साल उसकी शादी भी हो चुकी है। दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उस औरत के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे जिसने माँ होने की तरह का फ़र्ज़ तो निभाने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन उसकी नीयत जो थी वो एक हबशी औरत की तरह थी? कमेंट करके आप अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताएँ और अगर आप आज की इस सच्ची घटना से प्रेरित हुए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए एक नई वीडियो के लिए हमारा यानी सच्ची घटना का वेट कीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखिए, अपने आस-पास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रहें। मुझे यानी और आपको इजाज़त दीजिए। टेक केयर।